भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। अंबिकापुर की रहने वाली मधुमिता विश्वास ने अपने पति अमित विश्वास पर इस्लाम धर्म का अनुयायी होने के बाद भी धोखे में रखकर शादी करने और जबरिया इस्लाम धर्म कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। मधुमिता का आरोप है कि इस्लाम कबूल न करने पर उनको प्रताड़ित भी किया गया। मधुमिता ने अमित विश्वास से दूसरी शादी की है। दूसरी शादी से बच्ची होने के बाद पीड़िता को पता चला कि अमित ने शादी से पहले ही धर्म परिवर्तन कर लिया। अमित पर बच्ची का नाम इस्लाम धर्म के अनुसार रखने का दबाव बनाने का भी आरोप है। आरोपी महिला और बच्चों पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता है। बाद में हिम्मत जुटाकर महिला ने भोपाल के सुखी सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमारा भी पूजा पाठ करना पे पाबंदी लगाई और हमको वामन मेश्राम के शराब पी के रात में आकर वामन मेश्राम के धर्म प्रवचन और जो भी धार्मिक गुरु हैं उनके धर्म प्रवचन सुनाने लगे। घर में पूजा पाठ करने पे रोक लगा दी गई। लव जिहाद एक शब्द है या आप किसी को इस तरह से चीट नहीं कर सकते। लव जिहाद कानून को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस लव जिहाद कानून पर अपना स्टैंड क्लियर करे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कानून के पक्ष में हैं या विपक्ष में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता पर पहले से ही कानून है, लेकिन बीजेपी कानून के इस्तेमाल पर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा पर यकीन करती है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वो बीजेपी के किसी भी नफरत फैलाने वाले एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो किस पाले में खड़ी है। जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है या सरकार जो एक अच्छी पहल कर रही है उसके साथ खड़ी। कांग्रेस का नेता इधर उधर की बात कर रहा है पर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर रहा कि वो कानून के साथ है, बहन बेटियों के साथ है। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को तुरंत इस पर अपना स्टैंड लेकर इसको क्लियर करना चाहिए। ये सब बातों से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि जो कानून बने हुए हैं उनका कानून का पालन ढंग से होना चाहिए और वैसे भी नियम ये कहता है कि एक कानून का उसी नाम से दोबारा आना संभव नहीं होता है, इसलिए इनको उसमें संशोधन करना चाहिए। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 में संशोधन करें, सारी चीजों को जोड़ दें तो उचित होगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नाम को चाहती है इसी 2020 की बात कर रही है। होशंगाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां 22 नवंबर से एक नाबालिग लड़की लापता है, लेकिन पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा एक अन्य केस में भी 2.5 महीने से लापता नाबालिग को लेकर पुलिस खाली हाथ है। नाराज लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लड़की के परिजनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यूपी के रहने वाले शोएब ने फेसबुक से लड़की को झांसे में लिया और अपहरण कर लिया। एसपी ने तुरंत लड़की को खोज निकालने और आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों ने 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना शुरू कर दी है। पूरे दोनों मामलों में चूंकि नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला है तो उसमें संवेदनशीलता बरतते हुए उसकी खोजबीन की जा रही है। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की है। महिला हिंदू है, उसने इरशाद खान नाम के युवक से प्रेम विवाह किया। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद इरशाद महिला पर उर्दू और अरबी पढ़ने का दबाव बनाने लगा और परेशान करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संगम नगरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर कहा कि प्रेम की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बेटियों की दशा देखी है जिनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। सीएम शिवराज ने कहा कि जरूरी है कि लोभ, दबाव, भय और प्रलोभन देकर गलत मंशा से किए जाने वाले विवाह को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारें कड़ा कानून ला रही हैं, प्रेम की आड़ में धर्मांतरण कतई नहीं होने देंगे। प्रेम की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रचा जाता है और हमने बेटियां देखी जिनकी जिंदगी बदतर हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन
या गलत मंशा से अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। मेरठ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता से जान को खतरा बताया है। उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह से जान का खतरा बताते हुए एसपी से सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद एसपी ने जय श्री राम बघेल को सुरक्षा मुहैया कराई है। आपको बता दें कि जय श्री राम बघेल ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर मेहगांव उपचुनाव में भीतरघात करने का आरोप लगाया था और पार्टी से निलंबन करने का प्रस्ताव भी भेजा था। महोदय को हमने जो है अपनी सुरक्षा के लिए शासकीय व्यय पर पुलिस गार्ड मांगने की मांग की है। वो इसलिए की है क्योंकि जो जिला कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया डॉक्टर गोविंद के खिलाफ, उससे बे और उनके समर्थक बौखला गए हैं। जिले भर में इस तरह की चर्चाएं, कई खबरें हमारे पास आ रही हैं कि जय श्री राम जी तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है, कभी भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पर हमला कर सकता है। कि उन्होंने एक खिंचासे का ज्ञापन दिया है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्होंने शासकीय व्यय पर पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने का डिमांड किया है। तो ये उनका पत्र जो है ऊपर जो है राज्य सुरक्षा कमेटी को भेजा जा रहा है। अनूपपुर की कोतमा सीट से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर हमला हुआ है। विधायक ने इस संबंध में कोतमा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक सुनील सराफ के मुताबिक बीती रात उनकी गाड़ी में ही एक अज्ञात हमलावर ने उनका गला दबाने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की। विधायक के मुताबिक वो रात 1:30 बजे कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी कोई अनजान आदमी उनसे बातचीत करने की बात कहकर उनकी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने उनका गला दबाने की कोशिश की। जिस वक्त ये वारदात हुई उस विधायक के सुरक्षा गार्ड उनके साथ नहीं थे। सुरक्षा कर्मी को उन्होंने घर भेज दिया था। विधायक खुद ही अपनी कार चला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विधायक पर हमला करने वाले हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। विवाद हुआ, उसके बाद वह वहां से गाड़ी से एक पीछे से तभी एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में बैठ के वो भाग गया। इस आवेदन पर से कल रात में ही मुकदमा कायम किया गया है। सर अभी तक कोई तस्दीक की गई, कोई ढूंढा है, क्या कुछ पता चला है उस आरोपी का? बिल्कुल, कल रात से प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे और जो लोग गुजरने वाले लोग हैं या आसपास की जो दुकानें हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक का दुश्मन कौन, सवाल यह है। कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर हमला हुआ है और हमलावर ने कांग्रेस विधायक का गला दबाने की कोशिश की। उनका यह कहना है कि जो उनके सुरक्षा में लोग रहते हैं वो भी उनके साथ मौजूद नहीं थे, उनको उन्होंने घर भेज दिया था और रात को करीब 1:30 बजे वो घर वापस लौट रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति उनकी गाड़ी रोकता है, उनसे बातचीत किए बहाने वो गाड़ी में अंदर बैठता है और उसके बाद उनका गला दबाने की कोशिश करता है। फिलहाल ये हाई प्रोफाइल मामला है और इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये अब पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है और साथ ही हमलावर कौन था वो पता लगाने की कोशिश है। गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद पीछे से उसने मेरा गला दबोच दिया, ऐसे हाथ करके ऐसे दबोच दिया। मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, रोड के नीचे उतर गई, गाड़ी रोक दिया मैं और दरवाजा खोल के धक्का दे के नीचे उतरा। फिर एक आध धक्का मुक्की हुई, आगे पीछे से और गाड़ियां आ गई और वो भाग गया। पीछे एक गाड़ी लगी थी, खाली गाड़ी, कोई शिव करके उसमें ड्राइवर था, उसने बोला शिव जल्दी भाग और भाग गया है। बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग रोकने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि वन मंत्री विजय शाह ने विद्या बालन को डिनर का न्योता दिया था, जिससे ठुकराने पर वन विभाग ने शूटिंग रोक दी, जिस पर वन मंत्री विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि शूटिंग कैंसिल नहीं हुई, शासन प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से शूटिंग चलती रही। उन्होंने कहा कि यूनिट के साथ डिनर के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण से डिनर कैंसिल हो गया था। विद्या बालन जैसी महान अभिनेत्री की द्वारा मिस्टर डिनर शाह का डिनर ठुकरा देने के कारण जो उनकी शूटिंग पर परेशानियां खड़ी की गई हैं वो निंदनीय है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे मंत्रियों पर रोक लगाएं और उनसे कहें कि वो अपनी जो है इच्छाओं की अभिव्यक्ति में संयम बरतें। अक्टूबर से शूटिंग चल रही, मैं नहीं गया। उन्होंने कहा साहब जिस दिन आप महाराष्ट्र जाएं तो बालाघाट होते हुए जाइए, हमारी यूनिट के साथ बैठिए, डिनर करते हुए जाइए। जब मैं 1 महीने बाद बालाघाट गया, वहाँ से महाराष्ट्र गया, किसी कारण से उनका डिनर कैंसिल हो गया। इसमें तो जिन्होंने अनुमति ली, जिन्होंने व्यवस्था करी, वो बताएंगे, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो आप पूछ रहे हो बार बार, शूटिंग कैंसिल नहीं हुई,
शासन प्रशासन के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से शूटिंग निर्बाध रूप से चलती रही। एमपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसमें दिग्गज कांग्रेस नेताओं के बेटे मैदान में हैं। दिग्गज अपने बेटों के सियासी रास्ते के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव, प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी, नरेंद्र नाहटा के बेटे सौमिल नाहटा समेत कई दिग्गजों के चहेते युवा कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार हैं, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस में बिना लीडरशिप क्षमता वाले नेता हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के वंशजों को आगे बढ़ाया गया। सारंग ने कहा कि एमपी में भी बड़े नेता अपने बेटों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, ये कांग्रेस की परंपरा है। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पिता की विरासत बेटा ही संभालता है, कोई पिता अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है तो बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि जो योग्य होगा वो अध्यक्ष बनेगा। नेहरू परिवार का हर एक व्यक्ति राजनीति करता है और उनके सर पर बैठता है कांग्रेस के नेताओं के, तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी की क्या काबिलियत है, केवल यही काबिलियत है ना कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी की क्या काबिलियत है कि वो राजीव गांधी की पत्नी है। जिस पार्टी में केवल और केवल साम्राज्यवाद को प्रश्रय देते हुए वंशवाद को और परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें यही देखिए स्पष्ट है, हमेशा पिताजी की हमेशा बेटों को मिलता है। और ये इसमें अगर कोई काबिल व्यक्ति किसी का बेटा है तो मैं भी किसी का बेटा हूँ, कोई और भी किसी का बेटा होगा। हर व्यक्ति में अपना हक और अधिकार है, उसका पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कि ये कहीं इस तरह की बात नहीं कि कोई नेता पुत्र तो ही, जो नेता बनेगा इसमें कार्यकर्ता तय करेंगे। इसमें नेता बैठ के तय नहीं करेंगे, कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमें किसी यूथ कांग्रेस का नेता बनाना। एमपी बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है, कहा कि सिंधिया समर्थकों को बीजेपी की दीक्षा देने की कोशिश है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि गांधी की बुराई और गोडसे को राष्ट्रभक्त सिंधिया समर्थक कैसे कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ी भी समझ होगी तो कंबल फेंककर सिंधिया समर्थक बीजेपी से भाग जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की समझ पर चलने वाली कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की समझ पर सवाल न उठाए। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भागकर जो लोग गए हैं उनका दीक्षा समारोह हो रहा है और दीक्षा में जो है 360 डिग्री का डिफरेंस है। जब उन्हें कहा जाएगा कि कहो कि महात्मा गांधी ठीक आदमी नहीं थे, उनसे कहा जाएगा कि गोडसे राजभक्त था, तो वो इसको कैसे स्वीकार करेंगे। ये तो सिंधिया जी को बताना है और उनके लोगों को बताना है, और क्या ये उससे उनकी सहमति है, उन्हें ये देश को बताना है। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी सिटी प्लानर ने एंटी माफिया अभियान में बचाने के लिए एक बिल्डर से 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। दोनों के बीच 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। 1 महीने पहले आरोपी ने बिल्डर से 10 लाख रुपए लिए। बाकी के पैसे के लिए जब आरोपी सिटी प्लानर ने दबाव बनाया तो बिल्डर ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से कर दी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर प्रदीप वर्मा को सिटी प्लानर के पद से हटा दिया है। पर वो सच्चाई तो आएगी आगे, सच्चाई तो आगे आएगी कि आएगी। धोखा किसने दिया है, मतलब गलत कैसे किया किसी ने, किसी के साथ में विश्वासघात किसने किया है और गलत, मतलब ये अकल्पनीय चीज करी है। मतलब किसी के कहाँ मिलना, किसी बहाने, और क्या करके क्या कर दिया। मतलब वो सामने वाले से पूछे कि सच पाई है क्या। जो रिकॉर्डिंग हुई है सब रिकॉर्डिंग के आधार पे प्रथम दृष्टया जब पाया गया कि पैसा मांगने का केस है तो 0 की FIR रजिस्टर्ड की गई। और आज इनका तय हुआ था कि पैसे का लेन देन करेंगे, कहाँ करते हैं ये भी डिसाइड नहीं था। जब इनकी सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं रास्ते में तुम्हें बताता हूँ, पड़ाव के आसपास आ जाए। इस तरीके की बात चल रही थी तो हम लोगों ने अपनी टीम 3-4 टीमें बनाई हुई थी जो बाहर रखी गई थी। जैसे ही क्लियर हुआ उन्होंने गाड़ी में बैठ के पैसा ले लिया, एक सिग्नल जो था वो क्लियर हो गया तो गाड़ी में ही उनको ट्रैप कर लिया था।
ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर नगर निगम में सिटी प्लानर के पद पर पदस्थ प्रदीप वर्मा को जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनको 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। आप देख सकते हैं कि कमरे में जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि एंटी माफिया मुहिम के तहत जो है उन्होंने एक बिल्डर से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और इसके पहले 10 लाख रुपये की रिश्वत वो ले चुके थे और उसके बाद 5 लाख रुपये की और मांग की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर 25 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। 10 लाख वो दे चुके थे। 5 लाख की रकम जो है वो आज जैसे ही जो बिल्डर हैं वो देने पहुंचे उसके बाद जो है ईओडब्ल्यू की टीम जो है लगातार फरियादी के साथ थी और उन्होंने जो है उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद यूनिवर्सिटी थाने लेकर आए हैं जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से एंटी माफिया अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनको बचाने के लिए किस तरीके से नगर निगम के अधिकारी बीच में रिश्वतखोरी करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर में भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को लेकर अहम फैसला लिया गया है। प्रशासन इन जमीनों को किसी विभाग को सौंपेगा और आगे से उस जमीन पर अतिक्रमण ना हो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। विभाग उस पर बाउंड्री वॉल या तार फेंसिंग कर उसे अपने कब्जे में रखेंगे। एंटी माफिया अभियान के तहत जिन क्रैशर और खदानों पर जुर्माने किए गए हैं उनके जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर इन लोगों की खदानों की लीज भी रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही चिटफंड कंपनियों को लेकर भी प्रशासन सख्ती के मूड में है। हितग्राहियों का पैसा वापस दिलाने के लिए अब चिटफंड कारोबारियों की संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और इन्हें नीलाम किया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जिला प्रशासन अब सोशल मीडिया का भी सहारा लेगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास पनप रहे माफियाओं के बारे में शासन को जानकारी दे सकेगा। हम अभी एक वेंडर फाइनल कर लेंगे, वो उस ज़मीन का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया करेगा और उसकी फेंसिंग वगैरह करके ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए। तो इस तरीके से सतत हमारा ये अभियान चलता रहेगा। मोर ओवर आपने देखा होगा कि मिलावट से मुक्ति के लिए जो है हम लोगों ने लगातार सैंपल किए हैं, FIR करा रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं और उस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम लोग जो है भोपाल में ईरानी डेरा पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने ईरानी डेरे पर कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। ईरानी डेरे के विरोध के कारण भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने डेरे की रिहायशी बस्ती को भी खाली करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने कार्रवाई के लिए 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों करोंद ईरानी डेरे में पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। भोपाल में ईरानी डेरे पर कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। प्रशासन ने सबसे पहले बैरिकेडिंग लगाकर इलाके के लोगों की आवाजाही रोकी, फिर अनाउंसमेंट कर बेवजह घूमने वालों पर पाबंदी लगाई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम और सशस्त्र बल के साथ ही वाटर कैनन व्हीकल भी पहुंचाया गया था। शुरू में ईरानी डेरे के लोगों और महिलाओं ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि आज केवल दुकानें तोड़ी जाएंगी लेकिन डेरे की बस्ती भी जल्द जमींदोज होगी। लोग अपनी व्यवस्था करें और इसे खाली कर दें। प्रशासन ने दुकानदारों को एक दिन पहले ही दुकानें खाली करने का नोटिस दे दिया था। अपने मिलने वालों की दुकानें हैं, मिलने वालों की दुकानें। हाँ, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो गए कि ये तोड़ा जाएगा? तैयार तो नहीं, प्रशासन ही मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं है भाई, उनको कागज बता रहे हैं, प्राइवेट जमीन है। हाँ। तो आप देखिए, अगर यदि है तो हम आपको कॉपरेट करेंगे, आप समय दीजिए, इसको सुचारू रूप से हटा लिया जाए। हाँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। ये हमारे मकान मालिक की है। हाँ। ये हमारी ये कागज आपने ऑफिसर्स को दिखाए? रसीद देखने को तैयार नहीं है। एक तो 75 साल की उम्र है, अधिकारी कुछ बात करने को तैयार नहीं है। मैं कैंसर पीड़ित हूँ, अगर कुछ मुझे हो जाता उसका जवाबदार कौन है? ये नगर निगम बेसिकली जो परमिशन नहीं थी इन दुकानों की, तो उसकी वजह से इनको हटाया जा रहा है। नगर निगम कार्रवाई है इसमें। नगर निगम की जो परमिशन वाली बात है और जो लैंड है इसको पूरा साफ करके विद परमिशन अगर जो भी होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगा, यहाँ पे मेट्रो रेल का काम भी होगा, तो उस वजह से खाली इलाका करवाया जाना था, इसी वजह से करवा रहे हैं। तो अभी केवल कमर्शियल दुकानों पर कार्रवाई? हाँ, कमर्शियल दुकानों पर, रिहायशी एरिया में कुछ नहीं कर रहे, केवल कमर्शियल दुकान।
होशंगाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां आयपा गांव में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से एक आरोपी ने ट्रैक्टर चलाकर सिवनी मालवा थाने पहुंच गया और गुनाह कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया। वारदात में शामिल अन्य 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। यह थोड़ी देर पहले कि अयापा गांव में जमीनी विवाद को लेके 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एसडीओपी मौके पर है, मैं भी पहुंच रहा हूँ पूरे मामले की क्या वस्तुस्थिति है उसकी छानबीन। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती तब तक मास्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा को आगे बढ़ाने और जीएमपीसीजी की पहल जनहित में है। उन्होंने रोको टोको अभियान के लिए जीएमपीसीजी को धन्यवाद दिया। कोरोना से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने रोको टोको अभियान और मास्क लगाना बेहद जरूरी है, इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मेरे साथ मौजूद है। सर, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है, रोको टोको अभियान चला रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगा जी न्यूज़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कि वो एक बहुत जनउपयोगी जन जागरण का ये कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर लोगों को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, यदि कोविड की रोकथाम है तो वो जब तक वैक्सीन नहीं है तो केवल मास्क से है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तरह के अभियान को चला रहा है, ये बहुत साधुवाद है। इसके लिए बहुत मैं बधाई देता हूं, क्योंकि इस तरह से यदि वो न्यूज़ चैनल जिसकी रीच बहुत है, जिसको लोग बहुत देखते हैं, यदि वो इस तरह के अभियान चलाता है तो निश्चित रूप से समाज को इसको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका विभाग, आपका उद्देश्य भी यही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क जरूरी है। हमारा विभाग जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ है। हम लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और जो प्रयास जी न्यूज़ कर रहा है वो हमारे ही प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। तो ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मास्क बेहद जरूरी है, रोको टोको अभियान की तारीफ की है। वहीं भोपाल को पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना के कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा होने के बाद जब वैक्सीन आएगी तो प्रदेश की जनता को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना से मोदी सरकार और शिवराज सरकार साथ में लड़ रही है। प्रदेश में मरीजों की सुविधाओं के तमाम संसाधन मौजूद हैं। आईसीएमआर की सभी गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। वैक्सीन आने के पहले की तैयारी भी मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी की है। कोल्ड चेन जो हमें डेवलप करना था उसका काम हमने कर लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसे किसी भी वैक्सीन के ट्रायल या वैक्सीन निर्माण में हमें जो सहयोग अपेक्षित है वो हम करने को तैयार है।